हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है के एस एच, राइट। के एस एच इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का जो है आईपीओ आने वाला है, जो कि 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। और कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा है, पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई है वो लगभग 2600 करोड़ रुपए की लगाई है। और यहाँ पे जो पर शेयर का जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है वो है 384 रुपीज़। कंपनी जो है टोटल मिला के 710 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 420 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 290 करोड़ रुपीज़ कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स की 290 करोड़ उनकी जेब में जा रहे हैं। अब एक भाई ने सवाल पूछा था कि जेब में जा रहे हैं क्या मतलब है, तो मतलब ये होता है कि उनके पास में जो खुद के शेयर्स हैं वो अपने अपने वाले जो शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं। और ये जो 420 करोड़ रुपीज हैं ये नए शेयर्स बना करके, जो अभी मार्केट में है नहीं वो शेयर्स, वो नए क्रिएट किए जाते हैं और वो बेचे जाते हैं। बाकी इसके बारे में अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो अभी बहुत ही जल्दी मैं स्टॉक मार्केट पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर ऑल द पीपल। वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस चीज़ को आप सपोर्ट भी कर पाएंगे मुझे, अगर आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़, राइट। इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव में स्टार्ट करने वाला हूँ उस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो जो कंपनी है वो 35% कोटा जो है रिटेलर्स के लिए रखा गया है एज पर सेबी रूल्स। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ा सा अब हमें समझना है कंपनी की आरएचपी को अंदर में जाके कि आज के दिन जो वैल्यू लगाई गई है इस आईपीओ के अंदर में वो सही है या गलत है, या फिर ज़्यादा महंगी लगा दी गई है, मतलब ऑर्गेनिक वैल्यू लगाई गई है, आर्टिफिशियल वैल्यू लगाई गई है। तो लेट्स मूव टू द आरएचपी। यहाँ पर देखिए मेरा कंपनी जो पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाले थे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपना लोन चुकाने वाली है। दैट्स वेरी गुड थिंग। अपना जो है कर्जा चुकाएगी। दूसरा, कंपनी बोल रही है कि हमारी जो एक नई फैसिलिटी है, कंपनी के पास में आज के दिन 4 फैसिलिटीज है, मतलब 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ के अंदर कंपनी काम करती है, जिसमें से फोर्थ जो प्लांट है उसके अंदर में कंपनी और मशीनरी वगैरह लगाने वाली है, बिकॉज वो पूरी की पूरी अभी तक चल नहीं रही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बाकी जो पैसे हैं वो कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और करने वाली, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लगाना, सो दैट की कंपनी का खर्चा उसका और कम किया जा सके। सो आई थिंक कंपनी अगर सारे पैसे जितने आईपीओ से उठा रही है वो सारे के सारे पैसे अगर कंपनी के पास में जाते तो ज़्यादा बेटर रहता कंपनी के लिए। बट प्रमोटर्स भी अपना बीच में यू you नो know, कि इस वैल्यूएशन का फायदा उठाया जाए, थोड़ी जेब में पैसे डाले जाएं, क्योंकि बाद में अगर बेचेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर में, ओपन मार्केट के अंदर में, तो एक गलत इमेज मार्केट में जाती है। आईपीओ के थ्रू बेच दिया जाए तो ज़्यादा इमेज खराब नहीं होती है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, राइट। अब यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ लगभग 71% मालिकाना हक रह जाने वाला है, वो भी फुल फ्लेज मेन बोर्ड कंपनी है। दैट्स वेरी गुड। अब कंपनी जो है करती क्या, तो कंपनी जो मैग्नेटिक बाइंडिंग होती है, मतलब आप जो भी जैसे पंखा चलाते हैं, आपका कूलर चलता है घर के अंदर में, जो कोई भी आप मोटर चलाते हैं तो उसके अंदर में एक बाइंडिंग आती है जो कि कॉपर वायरिंग की हुई होती है। वो बाइंडिंग जो है वो कंपनी करके देती है। वो प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बनाती है, जो कि अलग अलग जो ये सोलर जो विंड मिल्स बनते हैं उनके अंदर में इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, पंखों में इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं जिनमें मोटर लगी हुई है उनके अंदर में इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब ये जो कंपनी अकेली नहीं है, और भी मार्केट में दूसरी कंपनी जैसे प्रिसीजन वायर इंडिया हो गई, यहाँ पर दूसरी राम रत्न वायर्स हो गई, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये भी सेम ही काम करती हैं, इनके साथ में इनका कंपटीशन रहने वाला है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस आज के दिन देखने को खास देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस। कुशाल सौभाग्य हेगड़े जी इस कंपनी को आज के दिन मेनली प्रमोटर हैं, इस कंपनी के वो चला रहे हैं, उन्हीं की डायरेक्शंस में ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है आज के दिन। 1979 के अंदर में ये कंपनी शुरुआत हो गई थी, अब तक यहाँ पर चलते चलते पहुंची है। भंडारी मेटल एक्सट्रूजन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से इस कंपनी का, मतलब शुरुआत में इसका नाम जो था वो ये था, भंडारी मेटल एक्सट्रूजन्स। नेक्स्ट, उसके बाद ये इनके माइलस्टोन्स हैं, इन्होंने कब कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए, कब कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ने शुरू की, कब इनका जो माल है कितने तक ये बेचना चालू कर दिया। तो 300 करोड़ का माल इन्होंने 2022 के अंदर में बेचना, एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया 300 करोड़ रुपए का। दैट्स नाइस। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में कि अब जो मालिक लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या देखने को मिलता है। तो राजेश कुशाल हेगड़े जी 55 साल के देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे कुशाल सुब्बैया हेगड़े जी 87 ईयर्स ओल्ड। आई थिंक इन्हीं का ये पूरा स्टार्टअप है आई थिंक।
और इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। दोनों के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड का देखने को मिल रहा है। सैलरी की बात करते हैं तो 2.5 करोड़ के आसपास की सैलरी उठा रहे हैं दोनों ही। जो प्रॉपर्टी, जो लोगो जो कंपनी यूज करती है, ट्रेडमार्क्स वगैरह, वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं आज के दिन। 157 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन के अंदर में 43 एम्प्लॉइज ही काम करते हुए दिख रहे हैं। दैट शोज कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो फैक्ट्रीज का जो ऑपरेशंस का जो मोस्ट ऑफ द काम है वो ऑटोमेशन के थ्रू होता है। और उन्होंने बताया हुआ भी अपनी आरएसपी के अंदर में, हमारा मोस्ट ऑफ द जो काम है वो ऑटोमेशन के थ्रू होता है। इसीलिए आपने देखा कि 2,500 करोड़ की कंपनी जिसमें 43 लोग ही प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो ऐसा, और वो भी प्रोडक्शन वाली कंपनी, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, और प्रोडक्शन के अंदर 43 एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिला कि इन्होंने बोला कि हम, हमारा पूरा काम ऑटोमेशन से ही होता है। तो फिर मानने वाली बात भी है, क्योंकि चीज ये है ना कि आपको मोटर ही बनानी है, और मोटर एक कंटिन्यूस एक चीज है कि आपको बस रिपीटेशन के अंदर में बनाते ही जाना है। तो वो मशीन कर सकती है बेटर तरीके से, तो इन्होंने मशीन वगैरह लगा रखी है। अब कई बार क्या होता है, दिमाग की चीज होती है। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें एम्प्लॉइज ही कर सकते हैं, ऑटोमेट किया नहीं जा सकता, बिकॉज डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। नेक्स्ट, बट आजकल तो वो डायनेमिक स्ट्रक्चर के भी ऑटोमेशन आ गए हैं, तो आने वाला जमाना तो गजब ही होने वाला है। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर रही है आज के दिन, मोस्टली लीज के ऊपर में ही है। बट कुछ लीज, जैसे यूनिट 1 है वो 95 ईयर्स के लीज के ऊपर में है। यूनिट नंबर 3 है वो नॉर्मल लीज के ऊपर में देखने को मिल रही है, राइट। और ये जो सुप्पा जो यूनिट है जिसमें कंपनी पैसे लगाने वाले आईपीओ वाले से, वो भी 95 ईयर्स के लीज पे ली हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो ये इनके मोस्टली सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है लीज पर ही देखने को मिल रही है, राइट। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो आज के दिन जो इनके पास में 4 प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, जिनमें से फोर्थ वाली जो सुपा वाली है वो अभी पूरी की पूरी ऑपरेशनल नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत बना रही है। बट जो ऑपरेशनल है वहां पर कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 87-85% के आसपास में चल रही है, जो कि हाँ मतलब फुली यूटिलाइजेशन की तरफ में ही चल रही है। इसीलिए कंपनी बोली कि हमें और पैसा लगाना है। दैट इज नाइस। और ये इनकी फैसिलिटीज के आपको लोग फोटो वगैरह देख सकते हैं आराम से, राइट। ये आगे ना फोटोज वगैरह देख सकते हैं मशीन की। ये भी मोटर्स की बात कर रहा था जो कंपनी बनाती है। तो ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, ये कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, जो कि मेन है, मोटर का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि इसके बिना चलेगा ही नहीं। क्योंकि इसके यूज की वजह से इसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चीज है वो घूमती, राइट। मोटर जो है वो घूमती है। ये सब जगह पे काम आता है आज के दिन। इंडिया, जो वर्ल्ड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सब में ये चीज काम में आती है, राइट। कंपनी का जो सेल्स मॉडल है बड़ा सिंपल है। सीधे के सीधे जो कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं उनका अपना प्रोडक्ट बेच दो, या फिर दूसरे तरीके से कि जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मतलब दूसरा अगर सही से समझाऊं तो, जैसे कि मान के चलो कंपनी, मान के चलो कोई कंपनी वो पंखा बना रही है, तो वो बोलती है कि आज तुमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो मुझे, जो अंदर का जो आपका जो बाइंडिंग वाला जो कॉपर बाइंडिंग है वो मुझे दे दो। तो ये कंपनी उसको, जो माल है, रॉ मटेरियल इसका खरीदने का काम है, बस ये फाइनल जो प्रोडक्ट है इनका वो उठा के दे देती है। दूसरी जो टाइप की कंपनियां होती हैं वो बोलती हैं कि माल, रॉ मटेरियल हम आपको प्रोक्योर करके देंगे, जैसे कॉपर वगैरह, जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए, बस आप हमें जॉब वर्क करके दे दो। आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका यूज़ करते हुए, आपकी जो मशीनरी है उसका यूज़ करते हुए जॉब वर्क करो, आप जॉब वर्क के पैसे ले लो। तो दोनों ही मॉडल्स के थ्रू ये काम करते हैं। दैट मीन्स कि मोस्टली कंपनी के फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं B2B के अंदर में, मतलब कंपनियों को बिकते हैं, रिटेलर्स को नहीं बिकते, हमारे जैसे कि किसी के काम के नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना कंज्यूमर के काम होने वाला, वो तो अंदर यूज होने वाली प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो, राइट। कंपनी का जो माल है वो 30% आज के दिन माल बाहर बिकता है, 70% इंडिया में बिकता है। और पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया में ही इनका जो माल है बहुत ज्यादा बिकता ही चला जा रहा है। दो इंटरनेशनली भी अच्छा खासा इंक्रीज इनके अंदर में देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर में भी अच्छा खासा पुश इनके प्रोडक्ट को देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और बता दूं, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। पहले नंबर पे है यहाँ पर जो है राम रत्न वायर्स, दूसरे नंबर पे आई थिंक प्रिसीजन वायर्स है, सॉरी पहले नंबर पे प्रिसीजन वायर्स है, दूसरे पे राम रत्न है, तीसरे पे KSH इंटरनेशनल है। बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा प्रिसीजन वायर के पास में ही है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी वही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। कल को अगर ये भी पैसा लगा लगा के अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बिकॉज डिमांड है इस चीज की, और आज भी डिमांड है, आगे भी इसकी डिमांड रहने ही वाली है, चाहे कितना ही मार्केट शिफ्ट हो जाए, इसकी डिमांड रहने की ही उम्मीदें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं अलग अलग कंपनीज, और यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली KSH इंटरनेशनल है, और ये और बढ़ जाएगी जब कंपनी के IPO से पैसे उठाने के
बाद में, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैलेंस शीट कंपनी की क्या बोल रही है। लेट मी शो यू द बैलेंस शीट नाउ, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल मिला के 800 करोड़, मतलब 793, 800 करोड़ के आसपास में इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज अराउंड 320 CR ओनली, बाकी उधारी का पैसा है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो इज एट पार या फिर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही है, बट नॉट एट अ कंसर्निंग पॉइंट। कंसर्निंग नहीं है ये चीज़ कुछ भी आज के हिसाब से देखा जाए तो। एंड दूसरा अगर देखा जाए तो कंपनी का पैसा मेनली लगा हुआ कहाँ पर है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है यहाँ पे एसेट साइड के अंदर में, कि ये तो है पैसा कहाँ से आया हुआ है, राइट। जो लाइबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है कि पैसा लगा हुआ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पैसा मेनली कहाँ पर लगा हुआ है, 125 करोड़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स की कंपनी जो है अभी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में ही लगी पड़ी है। तो 142 करोड़ रुपीज वहां लगे हुए हैं, क्योंकि उधारी पे लगे कैपेसिटी यूटिलाइज मतलब बढ़ाने पे ही काम में लगी है। तो वो जो उधारी बन गई है कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में, उसी उधारी को आईपीओ के पैसों से चुकाने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के ट्रेड रिसीवर्स को देखते हैं, एट पार है नॉर्मली, यहाँ पर ज़्यादा कंसर्निंग नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी उस पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे। अभी इन्वेंट्री कंपनी की नॉर्मली बढ़ती ही जा रही है, अगेन उस चीज़ को भी हम लोग चेक करेंगे। अब इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर्स दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो कंपनी का क्या रेवेन्यूज नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको चेक करते हैं। तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पर 1400 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, यहाँ पर 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और यहाँ पर इस साल 3 महीने के अंदर में ही 550 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो इस साल को लगभग हम लोग प्रोजेक्शन वाइज भी देखते हैं पिछले चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो अगर हम लोग 4 टाइम्स भी करते हैं तो भी ये 2200-2300 करोड़ के आसपास में आराम से जा रहा है। तो अगेन ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल रहा है 10 से 15% का, और उससे पहले तो जो काफ़ी भयंकर तरीके से, बिकॉज यहाँ पे इनके पास में कैपेसिटी नहीं है ना, तो इसलिए रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा इस साल। अब ये जैसे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में रेवेन्यू फिर से उसी स्पीड से बढ़ जाएगा जिस स्पीड से ये बढ़े हैं, राइट। अब आपके पास में क्षमता ही नहीं है बनाने की, तो रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा, तो रेवेन्यू और ये क्षमता अपनी बढ़ा रहे हैं, दैट इज नाइस अगेन। तो वो जो इन्वेंटरी इंक्रीज और ट्रेड रिसीवेबल जो इंक्रीज है, वो कॉन्सेप्ट तो अपने क्लियर हो गया कि हाँ दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी लाजमी सी बात है कि ये भी बढ़ेंगी। अब देख लेते हैं कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है कि कंपनियों को कहीं कैश फ्लो की किल्लत आ जाए, तो उसको देखने के लिए समझने के लिए चलते हैं हम लोग सीधा कैश फ्लो के अंदर में। कई बार क्या होता है कंपनी बिजनेस बढ़ाती है, बट कैश हाथ में आ नहीं रहा, कैश हाथ में नहीं आ रहा, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, बिकॉज बिजनेस तो कैश से चलेगा, हाथ में जो पैसा आएगा, कागजों में जो लिखावट लिखी है उससे बिजनेस थोड़ी चलता है। वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कंपनी का जो पैसा है वो अटक रहा है, पॉजिटिव सेंस में अटक रहा है या नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तो 130 करोड़ का कैश आया, कैश में से अगर हम लोग वो माइनस कर दें दैट इज फाइनेंस कॉस्ट 27 करोड़, बिकॉज ये जाने ही जाने हैं, तो लगभग 100 करोड़। दैट मीन्स कंपनी का पैसा तो कुछ ज़्यादा ही अटक रहा है, हालत तो थोड़ी खराब है, बिकॉज कंपनी की बहुत ही भयंकर तरीके से स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। बट हालत खराब होने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है कि बिल्कुल मतलब खस्ता हो जाए हालत, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में कंपनी का पैसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोन ज़्यादातर जा रहा है। तो मतलब खस्ता हालत की जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दो ऐसी सिचुएशंस के अंदर मुझे नहीं लगता है कंपनी डिविडेंड वगैरह पे करती होगी, बिकॉज जब कंपनी के पास में प्रोडक्शन बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के पास में जगह होती है, तो वो डिविडेंड पे नहीं करती, तो इसलिए आपको देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी डिविडेंड पे करती हुई कंपनी नहीं दिख रही है, कुछ जगह है इनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिविडेंड वो कंपनी पे करती है जब उसके पास में पैसा लगाने के लिए जगह ना बचे, वो पे करती है, या फिर जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को भी खुश कर दे और पैसा मतलब मान के चलो 100 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 10 करोड़ इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया डिविडेंड देके, 90 करोड़ रुपए वापस इन्वेस्ट कर दिए, वो भी एक तरीका है। बट इसके पास में ऑलरेडी पैसा बच ही नहीं रहा, कैश फ्लो पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है, तो डिविडेंड तो कहाँ से ही देगी बेचारी। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा फाइनल व्यू जो किस साइड में बन रहा है, तो उसको देखने के लिए चलते हैं कंपेरिजन की तरफ में। तो अभी तक जब हमने कंपनी देखी, कंपनी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गई है, और सही तरीके से चल रही है, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, कैश फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत जरूर नजर आ रही है, बट नॉट दैट कंसर्निंग अगेन। अब थोड़ा सा कंपैरिजन पे देख लेते हैं। इस कंपनी की है 4200 करोड़ की, इसकी 3000 करोड़ की वैल्यू आज के दिन नजर आ रही है, राइट। इसके हिसाब से पी रेशियो को देखते हैं तो इसका 40 का है, और इसका भी 40 के आसपास का नजर आ रहा है। जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका जो पी रेशियो है, इसकी जो वैल्यूएशन कितनी लगाई गई है 2600, और जो इनकम कर रही है दैट इज अराउंड 22 CR ऑफ 3 मंथ्स। तो इस साल और पिछले साल से 70 करोड़ 70 75 करोड़ मान लो, ताकि हम लोग एक सही पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए टीटीएम बेसिस के ऊपर में।
तो 2600/75, दिस इज अराउंड 34-35 के आसपास का पी रेशियो, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 5 पी का जो है 5 के पी का यहाँ पर हमारे लिए क्रीम छोड़ा है। दैट मीन्स अराउंड 10 से 15% का ऊपर का क्रीम छोड़ा है इन्होंने हमारे लिए, मतलब इतना ऊपर तक जा सकता है। दूसरा, नेटवर्थ मतलब लिस्टिंग गेन की 10-15% की उम्मीद है यहाँ पर, 20% तक मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 320 CR इन्होंने ऑलरेडी लगा दिए हैं, नेट मतलब नेटवर्थ 321 CR के आसपास है, और जो पैसे उठा रहे वो 400, मोटा मोटा दोनों खर्चे वर्चे निकालने के बाद में देखोगे तो 700 करोड़, 700 की 728, तो लगभग 3.5 पौने 4 का यहाँ पर पीबी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 6.5 का है, इसका 5.5 का है, तो नेटवर्थ वाइज भी वैल्यू यहाँ पर बची हुई है, जो कि लगभग 50% का यहाँ पर हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है पीबी रेशियो वाइज। अब एक चीज और नजर डाल लेते हैं, दैट इज ऑन दी नेटवर्थ अपॉन सेल्स, की नेटवर्थ कितनी ऊपर है सेल्स के मुकाबले, कंपेरेटिवली देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी जो टोटल इनकम है पिछले साल वो 2000 करोड़ की थी, और जो 2000 करोड़, और उसकी जो वैल्यू है वो 2600 करोड़ आईपीओ वाली कंपनी। इसका जो प्रिसीजन वायर्स है इसकी 4200 करोड़ की वैल्यू है, और पूरे साल की 4000 करोड़ का सेल्स है, तो अगेन ठीक ठाक लेवल पे। राम रत्न की वैल्यू है 2800 करोड़, और जो सेल्स है वो लगभग 3600 करोड़ की। दैट मीन्स कि इन सभी के मुकाबले जो मार्जिन हैं वो बेटर कौन सी कमा रही है, केएसएच बेटर मार्जिन कमा रही है। तो इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि कंपनी को जो है आज के दिन लिस्टिंग गेन जो है कंपेरेटिवली देखा जाए तो 20% 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, या फिर उसके बाद में लिस्ट होने के बाद में उस लेवल पे आईपीओ के प्राइस के मुकाबले ऊपर जाने की उम्मीद है। बाकी कंपनी में कुछ खास दिक्कत नजर नहीं आ रही। सो होपफुली लिस्टिंग गेन आई एम पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म आई एम पॉजिटिव, एंड लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव हूँ इस कंपनी को लेकर, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्ट जो है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक मतलब पुराने में चलता था, आगे भी चलते ही रहने की उम्मीद है इसकी प्रोडक्ट्स की। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी इज। फाइनली आपको भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए। फाइनली सी यू टुमारो।